सीरीज रेजोनेंस सर्किट को डिस्कस कर रहे थे और इसमें बेटा हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता क्या है, कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, वो बेटा हमने देख लिया था। उसके बाद बेटा हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन भी डिराइव किया था और उसमें हमने देखा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो अब बेटा उस टॉपिक का एक हिस्सा लास्ट लेक्चर में रह गया, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। कि जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमने लास्ट टाइम पढ़ा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, उसके अंदर बेटा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। सो टॉपिक हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट ही है। लेकिन बेटा इसमें आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और इसमें बेटा पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी जो मैंने अभी डिस्कस की, हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर पे और दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे। क्या रिलेशन थी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी is given as, किसके इक्वल है बेटा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ये बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक इंडक्टेंस पे और दूसरा कैपेसिटेंस पे। यानी आप सर्किट की फ्रीक्वेंसी को इन अदर वर्ड्स चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। दूसरा, अब ये जो दूसरा पॉइंट है बेटा इसके तीन पार्ट्स हैं। ये तीनों पार्ट्स देखना फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये जो इस सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसके तीन पार्ट्स कहता है एट रेजोनेंस impedance of the circuit is resistive। and पहली बात, so I and V are in phase। दूसरी बात, and पावर फैक्टर इज 1। अच्छा, इसकी इस सेकंड वाले पॉइंट की बेटा एक्सप्लेनेशन देखिए। सेकंड वाले पार्ट में बेटा उसने कौन सी तीन बातें कही है? पहला, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज रेजिस्टिव, मतलब इंपीडेंस रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगी। दूसरा, आई और बी इन फेज होंगे और पावर फैक्टर 1 के इक्वल होगा। पहले बेटा आ जाए इंपीडेंस रेजिस्टिव कैसे होगी। आपने बेटा कल पढ़ा कि जिस वक्त सर्किट में रेजोनेंस होगी उस वक्त XC और XL एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को इन अदर वर्ड्स कैंसिल कर देंगे। तो फिर सर्किट के अंदर बेटा सिर्फ एक ही अपोजिशन बचती है, वो कौन सी है? रेजिस्टेंस। देखे ना, इंपीडेंस बेटा कहते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। यानी इन अदर वर्ड्स आपका कल जो आपने आरएलसी सीरीज सर्किट बनाया था उसमें तीन अपोजिशंस थी, रेजिस्टर की अपोजिशन, कैपेसिटर की और इंडक्टर की। जिस वक्त आपके पास रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस पे XC XL को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो सर्किट में सिर्फ एक ही अपोजिशन बची, वो कौन सी बेटा? रेजिस्टेंस। इसीलिए फिर इंपीडेंस सिर्फ किसके इक्वल बचेगी? R के। ये आप इसकी वेक्टर डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये बेटा आपका R आ गया, ये आपका XL आ गया और ये बेटा आपका XC। तो रेजोनेंस, ये देखें रेजोनेंस पे क्या होगा? XL और XC एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या बचा? तो इसका मतलब है Z will be equal to, ये पहली। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है? So I and V are in phase। इंपीडेंस किसके इक्वल है? R के इक्वल। और रेजिस्टर के अक्रॉस बेटा आपने पढ़ा I और V इन फेज होते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। तीसरी बात, पावर फैक्टर इज 1। पावर फैक्टर किस चीज को कहते हैं?
पावर फैक्टर बेटा आपने पढ़ा cos थीटा को कहते हैं, ये हमने पावर वाले टॉपिक में पढ़ा था। पावर फैक्टर होता है बेटा cos थीटा। अब इंपीडेंस R के इक्वल है, R के अक्रॉस I और V इन फेज होते हैं। इन फेज होने का मतलब एंगल कितना बना? 0 डिग्री बन गया। तो फिर cos 0 पुट करेंगे किसके इक्वल आएगा? cos ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू, ठीक हो गया जी। कि तीन बातें जो उसने सेकंड पॉइंट में कही थी कि इंपीडेंस जो है वो किसके इक्वल है? रेजिस्टिव है, यानी R के इक्वल है। क्यों R के इक्वल है? XC और XL कैंसिल हो जाते हैं रेजोनेंस पे। दूसरी बात, I और V इन फेज होते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस हम पढ़ चुके हैं I और V इन फेज होते हैं, बाकी जो XC और XL है वो कैंसिल हो गए। तीसरा पावर फैक्टर वाली बात है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस थीटा 0 होता है, सो cos 0 विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद आ जाए बेटा इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। At resonance, impedance of circuit is a minimum and is equal to R. यानी बेटा जिस वक्त रेजोनेंस होगी XC XL कैंसिल हो गए, तो Z किसके इक्वल आएगा? यही पॉइंट बेटा यहाँ पे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको वेक्टर डायग्राम के अंदर, कि बेसिकली जो आपके पास इंपीडेंस है वो तीन चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस। तो रेजोनेंस पे XC XL कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक ही अपोजिशन बची, दो अपोजिशन खत्म हो गई। दो अपोजिशन खत्म होने का मतलब है बेटा अब आपके पास जो इंपीडेंस है या टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी, और वो डिक्रीज होकर किसके इक्वल बचेगी? ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया R के। अच्छा, जब बेटा सर्किट के अंदर चौथे पॉइंट की तरफ देखें, थर्ड पॉइंट के अंदर बेटा आपने पढ़ा जी कि रेजोनेंस पे जो इंपीडेंस है वो मिनिमम होती है, यानी अपोजिशन मिनिमम होती है। तो इंपीडेंस का बेटा करंट के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है जब सर्किट की इंपीडेंस मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा। तो देखिए बेटा इसके चौथे पॉइंट में क्या आ जाएगा जी आपके पास? एट रेजोनेंस, साथ बेटा ये कंडीशन भी लिखेंगे, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज V0 remains constant, then करंट क्या हो जाएगा बेटा? करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंड इज इक्वल टू V0 by R। अच्छा, ये V0 by R कैसे आता है और करंट की वेरिएशन क्या है, ये अभी हम ग्राफ से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगे, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में। अगर बेटा आप फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास करंट है इसका ग्राफ प्लॉट करें, किसका? यानी जो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट इन द रेजोनेंस सर्किट, वो बेटा अगर आप डिफरेंट वैल्यूज का डेटा लें और उसका ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ बेटा आपके पास इस तरह का है। एक्स एक्सिस पे बेटा आपने ले लेना है किसको? फ्रीक्वेंसी को। वाई एक्सिस के ऊपर बेटा किसको ले लिया आपने? आई। और ये बेटा जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम करंट नजर आ रहा है,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस पॉइंट पे बेटा जो करंट की वैल्यू है उसे बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट के साथ, ठीक है, मैक्सिमम का। अच्छा, तो अब इस ग्राफ के अंदर बेटा देख सकते हैं आप कि इनिशियली आपका जो करंट है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो गया और उसके बाद ये फर्दर डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बेटा, कल आपने पढ़ा था कि लो फ्रीक्वेंसी के अंदर एट लो फ्रीक्वेंसी XC XL को डोमिनेट करता है और सर्किट एज ए RC सीरीज सर्किट बिहेव करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL XC को डोमिनेट करता है। एज अ रिजल्ट सर्किट के अंदर RL सीरीज सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो सादा अल्फाज में लो फ्रीक्वेंसी पे ये ध्यान में रखें, लो फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट RC है, हाई फ्रीक्वेंसी पे RL है। अब देखें करंट इनिशियली बढ़ा क्यों और फाइनली कम क्यों हुआ। करंट निकालने का फार्मूला बेटा आपने पढ़ा है, किसके इक्वल होता है? I होता है बेटा V/Z, और यहां पे बेटा Z किसके इक्वल है? R² प्लस XC का स्क्वायर। XC का स्क्वायर क्यों? और क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे ये एज ए RC सीरीज सर्किट बिहेव करता है। साथ बेटा XC का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है? 1/2 पाई FC है। तो आप गौर करें, जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XC क्या होगा? जब आप फ्रीक्वेंसी को जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो XC क्या होता जाएगा? कम। XC के कम होने से I क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि XC का I के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। दोबारा देखें, फ्रीक्वेंसी का XC के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है जो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। XC कम होने का मतलब है बेटा करंट बढ़ता जाएगा, और ये करंट बढ़ता गया कहां तक? जब तक रेजोनेंस नहीं होगी। जब रेजोनेंस होगी तो XC और XL कैंसिल, तो करंट किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा बेटा V0/R के इक्वल, क्योंकि उस वक्त इंपीडेंस R के इक्वल होती है। अच्छा, फर्दर रेजोनेंस के बाद जो है ये करंट डिक्रीज होना क्यों शुरू हो गया? तो वो डिक्रीज इसलिए हुआ बेटा कि अब इस सर्किट के अंदर RL सीरीज सर्किट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, और RL सीरीज सर्किट में बेटा करंट किसके इक्वल होता है? ये हो जाएगा बेटा V/√R² प्लस XL का स्क्वायर, और इसमें XL किसके इक्वल होता है? 2 पाई FL। तो आप गौर करें, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL क्या होगा? XL के बढ़ने से I क्या होगा? दैट्स व्हाई करंट इज डिक्रीजिंग। क्लियर बेटा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो मैंने साथ लिखी हैं, यही बेटा इनकी इंटरप्रिटेशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, XC कम हुआ, XC कम हुआ, I बढ़ गया। जबकि इसका कन्वर्स होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद, यानी जब सर्किट RL सीरीज सर्किट बिहेव करता है तब हम मजीद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से XL बढ़ेगा, XL के बढ़ने से I कम हो जाएगा। ओके, ये आ गया इसका चौथा पॉइंट। अब इसके बाद आ जाए इसके लास्ट पॉइंट की तरफ। पांचवें पॉइंट में कहता है बेटा एट रेजोनेंस voltage across inductor and capacitor may be greater than source voltage। हाँ जी, यानी VL और VC जो है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है। ये कैसे? उसके लिए बेटा आप सपोज करें ये आपके पास रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, और ये क्या है? इंडक्टर है, सोर्स के साथ कनेक्ट किए। अब मैं सपोज करता हूं बेटा इसके अक्रॉस जो VC है, लेट से ये 5 वोल्ट है, VL जो है ये 5 वोल्ट है, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 2 वोल्ट है, लेट्स से।
किसी एक कंडीशन पे किसी पॉइंट पे कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5, इधर कितना है 5, रेजिस्टर के क्रॉस कितना है 2, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, इसलिए ये 2 है, ये 5 आ गया से। अच्छा, अब जिस वक्त रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस पे XC XL के इक्वल हो जाता है, रेजोनेंस पे क्या होता है बेटा, XC किसके इक्वल आ जाता है XL के। इसका मतलब है इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इन अदर वर्ड्स इनका सर्किट के अंदर फंक्शन ही खत्म, इनका रोल सर्किट के अंदर खत्म। अब सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा R, तो अब R जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करेगा, सोर्स से करंट या जो इसको रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्लाई होगा। तो इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 2, तो सोर्स इसको कितना प्रोवाइड करेगा 2, जबकि इनके अक्रॉस कितना है 5। तो ये वो कंडीशन है जिसपे कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स से ज्यादा हो सकता है। जब रेजोनेंस होगी XC XL एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, फिर इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जितना इसको जरूरत है, और वो कितना है 2 है, सोर्स ने भी 2 दिया, समझ गए मेरी बात, जबकि इनके अक्रॉस 5 और 5 है। दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर VL and VC कैन बी ग्रेटर देन VR। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट